नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मून लाइटिंग को लेकर एक तरफ देश की कुछ कंपनियां विरोध कर रही हैं तो कुछ कंपनियां मून लाइटिंग का समर्थन भी कर रही हैं। उन्हीं में से एक है देश की दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा। इस कंपनी ने एक साथ 2 कंपनी में काम करने के लिए कर्मचारियों का समर्थन किया है। कंपनी के सीईओ और एमडी सीपी गुरनानी ने मून लाइटिंग को सपोर्ट करते हुए कहा है कि कर्मचारी एक साथ 2 कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दूसरी कंपनी में काम करने के लिए उनको पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक साथ में 2 कंपनी में काम करना कितना सही है। क्या इसका असर दूसरी कंपनी के काम पर नहीं पड़ेगा? और अगर कर्मचारी एक साथ 2 कंपनी में काम करते हैं तो उनको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, और इसमें कंपनी के कौन-कौन से नियम है जिसका ख्याल रखना होगा कर्मचारियों को। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन चलिए उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या है ये मूनलाइट पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत एक कंपनी के कर्मचारी अपनी नौकरी के साथ साथ दूसरी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। वहीं मूनलाइटिंग को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो स्विगी के बयान से शुरू हुआ, जब स्विगी ने कहा कि उनके कर्मचारी कंपनी की उत्पादकता को प्रभावित किए बिना कंपनी के वर्किंग आवर्स के बाद या फिर वीकेंड में दूसरी नौकरी के जरिए भी पैसा कमाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं इसके बाद मूनलाइट पॉलिसी के फायदे और नुकसान पर बहस शुरू हो गई। मूनलाइट पॉलिसी के फायदे बताएं तो इस पॉलिसी से कर्मचारी दूसरी कंपनी में भी काम कर सकता है। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कर्मचारियों को अपने स्किल का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस पॉलिसी के नुकसान भी हैं, जैसे कर्मचारी दोगुना काम करके थक जाएगा, 2 तरफ से कंपनियों का दबाव बढ़ेगा और इस पॉलिसी से टकराव और शिकायतों के बढ़ने की भी संभावना है। तो हम हमारे आज के पैनलिस्टों से आपका तारुफ कर रहा है। उससे पहले आपको बताते हैं कि टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने आखिर मून लाइटिंग को लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है अगर कोई प्रोडक्टिव है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अनुमति लें और हमें बताएं कि आप किस पर काम कर रहे हैं, ये उनके लिए मददगार होगा। तो मूनलाइट कितना रॉन्ग, कितना राइट है, इस पर हम 5 बड़े सवाल पूछ रहे हैं आज। मूनलाइटिंग भारत के वर्क कल्चर में कितनी ढल पाएगी? मूनलाइटिंग को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं? क्या इंडस्ट्री मूनलाइटिंग फॉर्मेट को स्वीकार करेगी या नहीं? क्या टेक महिंद्रा का कदम मूनलाइटिंग के कॉन्सेप्ट को बढ़ाएगा? क्या मूनलाइटिंग वालों की होगी मन की मुराद पूरी? तो चलिए, ये है लबोलुबाव हमारे आज की इस पूरे चर्चा का, और हमारे साथ खास मेहमान भी इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक रुंगटा, फाउंडर सीईओ INT, सुमित सब्रवाल, सीईओ टीम लीज HR टेक, और मिस्टर आकांक्ष अशांक देसाई, प्रिंसिपल फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहाँ पर हम जो टेक महिंद्रा का बयान आया है मूनलाइटिंग को लेकर उस पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जैसा कि अभी पूरी कहानी मैंने समझाई ही, दर्शकों को भी आपने भी सुनी होगी, तो हमने देखा कि 2 धड़े में अब ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो बट गई है। एक तरफ हमने देखा कि इन्फोसिस शायद पहली कंपनी थी जिन्होंने इसका स्वागत किया है। इनफैक्ट उन्होंने अपना एक प्रोग्राम जिसको एक्सिलरेट कहते हैं उसको भी लॉन्च किया, और उसके तहत जो कंपनी के HR हैं वो इस तरह के इनिशिएटिव्स और इस तरह के इवेंट्स खुद जारी करते हैं, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अगर भाग लेना चाहें अपने नॉर्मल काम के बाद, उसकी सुविधा उनको यहाँ पर प्रदान करने की कोशिश की गई है। एक तरफ इन्फोसिस हो गया, अब हम टेक महिंद्रा की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो स्टैंड है IT कंपनी का, उसमें हमें बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक, आपसे पहला टेक इस पर। बिल्कुल। तो देखिए क्या है कि काम 2 तरह का होता है। एक होता है जो कि जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेटिक वर्क, जिसके अंदर की सर्टेन टास्क होते हैं, आदमी उसको रिपीट करता है। और एक होता है जिसको हम ह्यूरिस्टिक वर्क बोलते हैं, जिसके अंदर आपको क्रिएटिव होना पड़ता है और आप उसके अंदर अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। तो प्रोग्रामेटिक वर्क जो होता है वो इंसान अपने आवर्स के हिसाब से प्रोडक्टिविटी देता है, और जो ह्यूरिस्टिक वर्क होता है उसके अंदर में एक इंसान 2 घंटे में पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी भी दे सकता है जितना आपको चाहिए, और हो सकता है वो 10 घंटे काम करके भी आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देता है।
तो हमें अब समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में इन दोनों काम को डिफरेंटली देखना पड़ेगा और पॉलिसीज जो है वो उसके हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो अगर कोई रिपीटेटिव काम कर रहा है तो उसको आप कंटिन्यूअसली आप उसको मूनलाइटिंग करेगा भी तो आदमी थक जाएगा, वो उसका कोई आउटपुट दे नहीं पाएगा। तो इसलिए कई लोग जो एवरेज परफॉर्मर्स हैं उनके लिए मूनलाइटिंग है नहीं, वो कोशिश जरूर करेंगे मुझे पता है, बट वो उनके लिए है नहीं, और वो करेंगे तो वो अपने आप को या तो एग्जॉस्ट करेंगे या दोनों में से किसी ना किसी कंपनी का नुकसान करेंगे और इवेंचुअली वो वर्कआउट नहीं होगी, क्योंकि हर कंपनी यही बोलेगी आगे जाकर कि आप करिए मगर हमें डिस्क्लोज करके करिए और हमारे काम की प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब दूसरा जो काम होता है जिसको हम ह्यूरिस्टिक वर्क बोलते हैं, वहां पर आदमी अगर बहुत काबिल है और उसका दिमाग चलता है तो वो क्यों रुकेगा? तो कोई भी काबिल इंसान को आप रोक नहीं सकते हैं, वो 2 क्यों 3 कंपनी का भी काम करके निकाल सकता है और वैसे लोग करेंगे और उनको आपको मौका देना पड़ेगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है जिसको बैंकिंग इंडस्ट्री की आइडिया है, वो 3 अलग अलग कंपनी के अंदर भी बैंकिंग की कंसल्टेंसी दे सकता है, क्योंकि वो 2 से 3 घंटे के अंदर में करीब करीब वो सारा काम कर देगा उस दिन का जो आपने उसको दिया है। तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। हम लोगों की भी यही पॉलिसी है, हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा परफॉर्मर है, सुपर परफॉर्मर है, वो 2 कंपनी का काम कर सकता है तो बिल्कुल करे। इनफैक्ट हम तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप हमारा काम करने के बाद अगर आप कुछ बनाते हैं, कुछ नया इनोवेशन करते हैं, तो हम उसको फंड करने के लिए भी राजी हैं। तो ये हमारा व्यू पॉइंट है यहाँ पर। तो आपने अपना व्यू पॉइंट रखा और शशांक देसाई, प्रिंसिपल फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन मास्टेक भी मेरे साथ हैं। सर, आपका क्या व्यू है? क्या आप भी अभिषेक की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप भी थोड़ा लचीलापन यहाँ पर दिखा रहे हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोगों में काबिलियत है, स्किल है, और पैंडेमिक के दौरान हमने देखा है कि लोगों का जो पूरा माइंडसेट है ना अपनी वर्क लाइफ को लेकर, अपने आप को अपस्किलिंग करने को लेकर, उसमें बहुत बदलाव देखा गया है। तो जैसा कि अभिषेक ने भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रेस किया कि आप लोगों को रोक नहीं पाएंगे, उनके स्किल्स को, उनकी अपस्किलिंग की जो जर्नी है उसको रोक नहीं पाएंगे। मकसद यहाँ पर ये होना चाहिए कि कैसे अपने साथ उनको रखा जाए और उस अपस्किलिंग का इस्तेमाल अपने लिए कराया जाए। क्या कहेंगे शशांक देसाई जी? लाइटिंग ऐसा एक ओवरऑल अम्ब्रेला वर्ड यूज हुआ है, उसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए हमें, जिसके वजह से हम एक ओवरऑल क्लियर गाइडेंस दे सके। जैसे बात हुई पहले कि क्रिएटिव वर्सेस रिपीट, एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन भी हो सकता है उसका। अभी देखिए आईटी इंडस्ट्री जो है, हमारे कस्टमर्स 90% 95% कस्टमर आउटसाइड इंडिया है, और हमारे कस्टमर हमारे पे ट्रस्ट रख के हमें काम देते हैं जिससे हम यहाँ बैठ के काम करें। जब हम वो काम करते हैं, उनके बहुत सारे प्रोसेसेस, उनके बहुत सारे डेटा, उनके बहुत सारे आईपी भी हम कभी कभी यूज करते हैं वहाँ। तो हमारे काम में कंपेटिटिव सीक्रेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम किसी भी हमारे एम्प्लॉइज को ऐसा काम करने नहीं देंगे जिससे हमारे कस्टमर की प्रॉब्लम्स आ सके। तो हमारा मूनलाइटिंग का और भी एक क्लासिफिकेशन है कि ये काम जो कर रहे हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव पोस्चर को अफेक्ट करता है, या कोई ऑर्डिनरी जैसे काम करते हो जिसका हमारे से कोई मतलब नहीं है। समझो अभी मैं प्रोग्रामर हूँ और मैं एनजीओ में जाके काम करता हूँ वीकेंड में, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, तो इससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन ये भी है कि कितने घंटे आप काम कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ 12-8 घंटे काम करते हैं, तो आप और 8 घंटे काम कर सकते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। वो भी मूनलाइटिंग का एनालिसिस है। तो हमारा आईटी इंडस्ट्री का जनरली ऐसा व्यू रहा है कि कोई भी आदमी मूनलाइटिंग कर सके, इसको उसका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसने परमिशन देनी चाहिए। उन्होंने ट्रांसपेरेंट होकर हमें बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। वो काम हम देखेंगे। वो काम कॉम्पिटिटिव पोस्चर से हमारा कोई उसका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि भाई एक आदमी इतना बिजी है, अभी हमारा कस्टमर का काम इतना बिजी है, उसमें और एक 8 घंटा काम कर सकता है क्या आदमी? उसका एफिशिएंसी कम होगा, वो भी हम जजमेंट करेंगे। ये सब ठीक है, तो हम अलाउ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ब्लैंकेट रूल हम नहीं दे सकते कि करो या मत करो। एक कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए हमें, और एम्प्लॉइज ने परमिशन लेनी चाहिए हमारी कि काम कर सकता हूँ क्या।
फिर कंपनी अलाउ भी कर सकती है। अभी समझे हमारा कोई काम कर रहा है यूके में एक कस्टमर के साथ, और वो बोल रहा है कि हमें इंडिया में कोई पॉज पे काम करना है एक स्मॉल रिटेलर के साथ, वो मुझे पैसा भी दे रहा है थोड़ा सा, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये कॉन्टेक्स्ट की बात है मूनलाइटिंग। ये जनरल मूनलाइटिंग अलाउ है नहीं अलाउ है, ऐसी बात से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हर कंपनी को अपने हिसाब से एक पॉलिसी निकालनी होगी और वो किसी भी तरह से ड्राफ्ट की जा सकती है। सुमित, जैसे क्लियरली मैंने शुरुआत में इन्फोसिस का भी उदाहरण दिया है, जो एक्सीलरेट प्रोग्राम वो कर रहे हैं अपनी लीगल टीम और अपने एचआर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी निकालने की कोशिश की जा रही है जहां पर कर्मचारियों को मूनलाइटिंग करने का मौका भी मिले और साथ ही जो शांग जी ने डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स हाईलाइट की हैं कि आपकी जो कस्टमर प्राइवेसी होती है, जो आपका कामकाज करने का जो तरीका होता है, कहीं वो शेयर ना हो जाए, कहीं आपको नुकसान ना हो एक ही रिसोर्स को शेयर करने में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो बातें निकल कर आ रही है, भले ही टेक महिंद्रा की तरफ से, इन्फोसिस की तरफ से, वो काफ़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी की ओर इशारा कर रहा है। जी सुमित। कविता, डेफिनेटली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। Absolutely. आप आज से पहले भी देखेंगे, अगर कोई जॉब कर रहा था तो हो सकता है कि वो टीचिंग भी कर रहा हो साथ में, या हो सकता है कुछ और हॉबी परस्यू कर रहा हो साथ में, या किसी भी एनजीओ में या किसी भी सोशल वर्क में एंगेज हो। अब ये है कि बिकॉज पैंडेमिक के बाद काफी वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी ज्यादा आया है और हाइब्रिड वर्क कल्चर काफी ज्यादा आया है, तो इस तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा चला गया है कंपनीज में। अभी जिन कंपनीज ने, कविता, अपने पास एचआर टेक्नोलॉजी यूज की है कि एम्प्लॉयज को कितने घंटे काम करना है, एक, या फिर उनसे कितनी प्रोडक्टिविटी चाहिए हमें, या फिर उनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं, जिन जिन कंपनी ने ये मेजर कर लिया है और अपने एम्प्लॉयज के साथ में एचआर टेक्नोलॉजीज ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करके एक कोऑर्डिनेशन बना लिया है कि हाइब्रिड वर्क में आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा या फिर इतनी प्रोडक्टिविटी देनी पड़ेगी, और आपका वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे रहेगा, इस तरीके से आप एंगेज रहेंगे। उन कंपनीज के लिए कविता, मूनलाइटिंग करना एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना उसको एक बहुत ही आसान कार्य हो गया है आज के टाइम में, विज़ ट्रेडिशनल कंपनी। जैसे कि ट्रेडिशनल कंपनीज में जैसे आपको आना है, आपको घंटे बाद कई जगह पे काम करना पड़ता है काम खत्म करने के लिए, उन कंपनीज में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा मूनलाइटिंग करना। बिल्कुल, तो समय आ गया है कहीं ना कहीं अभिषेक की आईटी कंपनियों को थोड़ी सी लचीलापन दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ आईटी कंपनीज ऐसी भी हैं जो काफ़ी सख्त हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो मूनलाइटिंग हो नहीं रहा है। देखिए, विदेश में तो ये बहुत ही ज़्यादा आम है, क्योंकि वहाँ पर आपको जितने हफ्ते के वर्किंग आवर्स पुट इन करने होते हैं आप कर लेते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, आपकी कितनी सारी इनकम स्ट्रीम्स हैं। कहीं ना कहीं अगर हम भी इसको सोच समझकर समझदारी से अपनाएं अभिषेक भारत में, और अभी तो हम केवल आईटी सेक्टर में होता हुआ देख रहे हैं, बाकी जगह भी हो सकता है कि अगर एक जगह सक्सेसफुल हो गए तो बाकी जगह भी ये छाप छोड़ना शुरू कर देगा। क्या वक्त आ नहीं गया है कि तमाम सेक्टर्स इसके बारे में सोचें और एम्प्लॉय फ्रेंडली, वर्क फ्रेंडली पॉलिसीज फ्रेम की जाएं? होना शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो अभी हो रहा है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वो दो काम कर सकते हैं, और ये सिर्फ दो काम कई बार सिर्फ सैलरी ज़्यादा लेने के लिए या इनकम ज़्यादा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कई बार लोगों का पैशन है, वो चाहते हैं कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं साथ में कुछ और भी करूँ। और कई बार है ना, पोटेंशियल पूरा रियलाइज नहीं होता है कई कंपनियों में। कई कंपनियों के अंदर में उसकी पूरी यूटिलाइजेशन ही नहीं होती है, तो वो लड़का या लड़की जो भी काम कर रहा है वो सोचता है कि ये मैं यहाँ पे बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना है। तो या तो वो छोड़ देगा जॉब, उससे बढ़िया ये है कि वो किसी और भी रोल में, कोई और भी काम में वो इन्वॉल्व हो। हाँ, और आप अगर देखें तो वर्ल्ड की जो बड़ी से बड़ी कई कंपनियां बनी हैं, उनके फाउंडर्स ने करंट जॉब करते हुए शाम को, रात को घर में बैठ के अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, और उन्होंने वहां से ही अपनी कंपनी की शुरुआत की है, और लास्ट में उन्होंने वैसी ही कंपनी लॉन्च की है। तो मूनलाइटिंग जो है ये एक अलग एस्पेक्ट है,
ठीक है, इसको कई बार नेगेटिव कॉनोटेशन में देखा जा रहा है, जबकि इतना नेगेटिव है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आप एथिक्स छोड़कर मून लाइटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम वहां है। तो आप अगर अपने अपने एम्प्लॉयर के साथ ही compete करते हैं मून लाइटिंग करते वक्त, तो वहां प्रॉब्लम है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं करते हैं और उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, उसको मिसयूज करते हैं, तो वहां प्रॉब्लम है। अगर आप अपना 100% नहीं देते हैं, जितना टाइम और पैसे आपको अपना एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अधिकतर रोल्स में मून लाइटिंग आराम से हो सकेगी आने वाले टाइम में, और अभी आईटी इंडस्ट्री ने लिया है, धीरे धीरे दूसरी इंडस्ट्री में भी आएगी। तो ये एक चेंज होता है, देखिए, और ये चेंज जब आता है ना, तो उसे हम इंसान रोक नहीं सकते हैं। ये सोशल चेंज है। हाँ, ये सोशल चेंज का एक्सपेरिमेंट अगर फेल होता है कोई कई कारणों से, तो अपने आप रिवर्स हो जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी इसको रिवर्स नहीं कर सकती है, और न इसको फॉरवर्ड पुश कर सकती है। ये एक सोशल चेंज है, और सोशल चेंज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए, और जैसे वो इवॉल्व होगी हमें उसके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन सुमित, अब सवाल यहाँ पर ये भी है, जहाँ भी मून लाइटिंग की पॉलिसीज को लेके थोड़ा लचीलापन दिखाया जा रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, अब वहां पर किसी शख्स को, किसी कर्मचारी को अगर करना हो तो वो कैसे करे? सही तरीका क्या होता है? मान लीजिए ऐसी पॉलिसी में जिक्र है कि आपको हमारे कंपेटिटर के साथ काम नहीं करना है, आप आउट ऑफ द सेक्टर जाकर ही काम कर सकते हैं। किस तरह एक एम्प्लॉय को इसको अप्रोच करना चाहिए समझदारी से, ताकि उनकी एक इनकम स्ट्रीम बनी रहे, या अगर वो जिस भी तरह से अपने एक दूसरे एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कर सकें, और साथ ही यहाँ भी अपनी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा सवाल है ना, प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए, वो भी बनी रहे। सुमित। कविता, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसके एचआर से चेक करें, उसके एचआर मैनेजर से चेक करें कि कंपनी हमें पार्ट टाइम या फुल टाइम कहीं पे काम करने के लिए अलाउ करती है या नहीं करती। वो सबसे पहली बात है, बिकॉज हमारी जो पहला एम्प्लॉयर है उससे बहुत सबसे ज्यादा जरूरी ये बात करना है। सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा सोचनी है किसी को भी जो मून लाइटिंग करने की कोशिश कर रहा है, मैं क्यों कर रहा हूं उसको, या तो सिर्फ मैं पैसे के लिए कर रहा हूं या फिर किसी स्किल एक्विजिशन के लिए कर रहा हूं। जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बोला कि कुछ ऐसा डेवलप इनोवेशन करने के लिए कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट होगा। और थर्ड चीज जो सोचने के लिए बहुत जरूरी है कि मुझे एक ऐसा फील्ड लेना है जो अनरिलेटेड हो, कहीं पे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आए, क्योंकि कल को डेटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन, कोई हम भले ही अपने भलाई के लिए या समाज की भलाई के लिए या फिर ओवरऑल इंडस्ट्री की भलाई के लिए कर रहे हो मून लाइटिंग, पर कहीं पे अनरिलेटेड फील्ड में करें ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आए। इसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी बहुत ज्यादा सावधानी लेनी है कविता, बिकॉज ऐसा होता है कभी कभी एंथुजियाज्म में आकर के एम्प्लॉयज अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर देंगे और वर्क लाइफ बैलेंस कंप्लीटली एक तरफ टिल्ट हो जाएगा वर्क की तरफ। उसके साथ उसमें एम्प्लॉयज के लिए लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इस वजह से जो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजीज हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, एम्प्लॉय हेल्थ की और एम्प्लॉय वर्किंग की, प्रोडक्टिविटी की, वो बहुत जरूरी है इंप्लीमेंट करना बिफोर इवन मूनलाइटिंग पॉलिसीज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, आपने ये बिल्कुल सही कहा, बिकॉज कर्मचारियों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर चलिए अगर आपकी कंपनी आपको मूनलाइटिंग की इजाज़त दे भी रही है तो आप इसको कैसे अपने पूरे दिन के शेड्यूल में शेड्यूल कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि मूनलाइटिंग के जरिए आप रोज़ ही कुछ ना कुछ काम अपने वर्किंग आवर्स के बाद करें। हो सकता है आप वीकेंड के लिए कोई साइड हसल या गिग ले लें, जिसकी आपको परमिशन अगर दी जाए तो उसको अपनाया जा सकता है। लेकिन अशांक जी, आप यहाँ पर मुझे बताएं, आईटी कंपनियों की क्या ऐसी भी सोच है कि अगर वो मूनलाइटिंग की इजाज़त दे देते हैं तो बहुत सारे कर्मचारी, क्योंकि अगर साइड हसल करना शुरू कर देंगे, दूसरा काम करना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है वो नौकरी भी छोड़कर चले जाएं। क्या इस तरह का प्रेशर भी आपको लगता है कि बन सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ना नहीं बोल सकते। आज हमारी इंडस्ट्री में एट्रिशन रेट इतना बड़ा है, बिल्कुल, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच जो हुआ है, डिमांड बहुत हो गया और सप्लाई नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे भी मूनलाइटिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एक डिमांड सप्लाई जो उसका गैप है, इसके लिए भी मूनलाइटिंग जरा बढ़ने लगा है। तो एक रिस्क तो है, ना नहीं बोलते हैं, मगर हमारी हर आईटी इंडस्ट्री में जनरली एफर्ट ऐसा ही रहता है कि हम एम्प्लॉयज को ऐसे तरह से ट्रीट करें कि वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहे। तो उनके जो इंसेंटिव रहते हैं, उनके जो डेवलपमेंट रहती है, उनको जो
कल्चरल एनवायरनमेंट रहता है कंपनी में, हम सारे उस पर काम करते रहते हैं। तो ऐसे तो हमें कोई डर नहीं है, मगर रिस्क तो है। हो सकता है क्योंकि किसी को काम अच्छा लगे शायद दूसरा, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में और इस स्किल में काम नहीं करना है, मुझे दूसरी स्किल में आ रहा है, तो रिस्क तो है। तो उसका भी हमें सोचना पड़ेगा ऐसे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक डिसर्निंग डिसीजन लेना पड़ेगा कंपनी को कि हमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो मूनलाइटिंग नहीं अलाउ करेंगे ये भी ठीक नहीं है, मूनलाइटिंग ऑलवेज अलाउ करेंगे ये भी ठीक नहीं है। जैसे सब लोगों ने ये बात की है, ऐसे भी तो एक डिसर्निंग डिसीजन लेगी कंपनी जिसने उसको फर्स्ट जॉब दिया है कि एक करे या न करे। चलिए अशांक जी, शायद आपको फारिग होना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो में शिरकत की और अपने रखे, लेकिन इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और अभिषेक जो कि बातें हाईलाइट भी की है, जो दिक्कत है, अशांक जी भी मेंशन कर रहे थे कि एट्रिशन रेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। बहुत ज़रूरी है आईटी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को अपनी ओर बांधे रखना, और इसीलिए जब मूनलाइटिंग की बात आती है तो ऐसी पॉलिसी निकालना बहुत ज़रूरी है, सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि एम्प्लॉय का मन भी लगा रहे। मैं थोड़ा विदेशों का भी एक फील लेना चाहती हूँ आपसे भी, और सुमित से भी यही सवाल होगा। विदेशों में हम किस तरह से मूनलाइटिंग होता हुआ देखते हैं, और किस तरह से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होती हैं कर्मचारियों की? मैंने विदेशों में कई लोगों के साथ काम किया है और मैंने देखा है कि मूनलाइटिंग और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम काफी नॉर्मल है। और वहां पर जॉब नहीं करते हैं लोग, जैसे कि मैंने आपको बोला, जिसकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 2-3 घंटे के अंदर भी, 1 घंटे के अंदर भी। वैसे कई लोग एज कंसल्टेंट्स काम करते हैं दूसरी कंपनी में, जबकि वो अपनी खुद की जॉब कर रहे हैं। तो और उसके अंदर वो परमिशन लेके करते हैं। कई बार कंपनियां बोलती है उनको कि आप मेरा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, अगर आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाइए। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो होगी शायद, क्योंकि लोग बोलेंगे ठीक है भी, आप मेरा फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं बन सकते, अगर आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं साथ में, तो आप मेरे से सारे बेनिफिट्स आप मुझसे लेंगे और काम दूसरों के साथ भी करोगे, ये अलाउड नहीं है। तो आप अपने बेनिफिट्स खुद मैनेज करो, आपको मैं सैलरी दूंगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, और आप दूसरे भी 4 कंपनियों के साथ कंसल्टिंग करो, जो आपको अरेंजमेंट करना है करो। जैसे हमारी कंपनी के अंदर हमने यही पॉलिसी की है कि अगर आपको मूनलाइटिंग करनी है तो आप हमें डिस्क्लोज करो, हमें बताओ आप क्या करना चाहते हो, और उसके बाद हम आपके एम्प्लॉयमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के कारण उसके बाद आपको जो और करना वो आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद अवर बिजनेस। तो हम उसको एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप से नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देंगे, और ये अच्छा वर्क करता है क्योंकि सामने वाला जो है वो धीरे धीरे एक तरह से गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और ये गिग इकोनॉमी जो है ये होनी है, इसको आप रोक नहीं सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस चीज का टाइम आया है वो एक बार तो होगा, उसको लोग एब्जॉर्ब करेंगे, उसको लोग लिव करेंगे, उसके बाद उसको समझ में आएगा कि ये उनके लिए है कि नहीं है, और अगर नहीं समझ में आएगा लोगों को तो लोग वापस रिवर्स करेंगे। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये एक वन वे जर्नी है कि आज हम सब मूनलाइट कर रहे हैं, आज हम सब कॉन्ट्रैक्ट में मूव कर रहे हैं, हम सब गिग इकोनॉमी में मूव कर रहे हैं, तो हम इससे रिवर्स करके वापस दूसरी लाइफस्टाइल में नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो मूवमेंट होगी, दोनों तरफ मूवमेंट होगी, और डिपेंड करता है कि किसको क्या कंफर्टेबल लगता है, कौन कहाँ एडजस्ट होता है और कैसे एडजस्ट होता है। तो मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा होलिस्टिक वे में देखना चाहिए। इसे हमें ऐसे देखना चाहिए जैसे कि हम किसी एक आदमी के करियर को हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो अपने करियर को अपने हिसाब से फ्यूचर के लिए प्लान करे और डेवलप करे। बिल्कुल। सुमित, एक और चीज़ है और एक और पहलू है जो मेरे ख्याल से लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर भले ही इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन नॉट नेसेसरी हर कर्मचारी उसको उस नज़र से ही देखे। बहुत सारे लोगों को अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करना होता है। हाँ, आगे चलकर अगर वो हॉबीज़ आपकी कमाई का एक स्रोत बन जाती हैं, वो बात तो अलग है, बट देन हर कोई नॉट नेसेसरी के साइड गिग के जरिए उतना कमाना चाहे या उससे ज़्यादा कमाना चाहे जो वो ऑलरेडी कमा रहे हैं। बिल्कुल 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 कविता, इसमें क्या रहता है कि एक तो नया स्किल जो है वो किसी को एक्वायर करना है, या उसका कुछ इंक्लिनेशन है किसी चीज की तरफ। फॉर एग्जांपल, कोई गिटार क्लासेस ले रहा है, कोई म्यूजिक की तरफ इंक्लिनेशन है, तो वो एक म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करके म्यूजिक टीच कर रहा है किसी को। दिन में वो अगर फुल टाइम किसी बैंक में काम कर रहा है या किसी भी और दूसरी आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, वो एक अलग बात है। सेकेंड इज कि उसको आप ये देखिए कि उसको साइकोलॉजिकली कितना बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय को। एक मॉनेटरी पार्ट है, बट उसका एक अगर हॉबी परस्यू हो रही है या उसकी एक स्किल परस्यू हो रही है, तो उसके लिए तो ये बहुत बेटर है कि वो एक फुल टाइम जॉब कर रहा है, उसके बाद अपना साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई भी हो रहा है अपने करियर में,
और उसके बाद उसमें अगर उसको एक जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं अगर एक हम मूनलाइटिंग एक फ्रेमवर्क में लेकर के आते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग टू द लॉज, तो उसमें हमें देखा जाएगा कि एक एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस कंपनी का, रादर देन कम हो, क्योंकि बेटर अर्निंग होगी, बेटर साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा, स्किल एनहांसमेंट होगा, उसको जॉब सिक्योरिटी भी रहेगा कि उसको मालूम है कि मेरी कंपनी मेरे को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, मैं कहीं और कर सकूं। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है अपार्ट ओनली फ्रॉम द मॉनेटरी एस्पेक्ट, कविता। चलिए, तो मूनलाइट पर फिलहाल फाइट तो जारी है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि कुछ आईटी कंपनियां अपना स्टैंड ऑफ कर रही हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़ी सी कस्टमाइज की जाए अपनी पॉलिसीज को लेकर, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को विकल्प दिया जाए कि वो मूनलाइटिंग कुछ शर्तों के साथ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि आईटी कंपनियों को अपने कर्मचारियों की ज़रूरत है और कर्मचारियों को अपने आप को अपस्किल और अपने दायरे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहरहाल देखना होगा किस तरह से आगे इसकी कहानी आउट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाजत दें। नमस्कार।